वेलकम सबको, बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने इतना बड़ा मुहिम उठा रखा है पढ़ाई का, स्किलिंग का, ग्रीन इकोनॉमी का, इतने सारे लेवल्स पे इतना सारा काम एकदम रिमोटेस्ट ऑफ एरियाज़ में जाके रीड कर रही हैं और आप सब मिलके उनके साथ में कर रहे हैं. आई रियली वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट रीड इंडिया टीम फॉर टेकिंग अप दिस ह्यूमंगस टास्क of going deepest and deepest into the villages and implementing all of this. Smita had very rightly mentioned that it was a dream. और ये ड्रीम मेरा कहाँ से आया और क्यों ये इम्पॉर्टेंट है. हम ग्रीन इकोनॉमी की जो बात कर रहे हैं, ग्रीन स्किलिंग की जो बात कर रहे हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये थोड़ा सा मैं आपको शेयर करना चाहूँगी इस चीज़ के लिए, जो आपको पता चलेगा इसकी इम्पोर्टेंस क्या है. एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं हम. If you can just hold your breath for 10 seconds, and we can start the time now, and I'll count back. Please hold your breath. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. सांस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है हमारे लाइफ में. बिना सांस के कोई जीवन नहीं है. तो मेरा काम टेक्सटाइल्स के अंदर काम हुआ 20 साल पहले, जब मैंने देखा कि बहुत सारे केमिकल्स पानी में जा रहे थे. और तब मैंने थोड़ा रिसर्च स्टार्ट किया तो पता चला कि सिर्फ 100 साल पहले ये सारे केमिकल्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं. इसके पहले इंडिया में हजारों साल से सिर्फ और सिर्फ नेचुरल तरीके से काम होता था. सिर्फ हाथ से काम बनता था, सिर्फ हाथ से ही कपड़ा बनता था. सिर्फ नेचुरल कलर जैसे हल्दी है, अनार के छिलके हैं, जिसके अंदर दवाई का रूप है, उसी से ही होता था. बच्चों को हल्दी के कपड़े से लपेटा जाता था ताकि उनको वो एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ मिले. हजारों साल तक हमारे पूर्वजों के पास में इतनी ज़्यादा नॉलेज थी इस चीज़ की, जो हमारे सामने आती ही नहीं है, वो हमें पता ही नहीं चलती है वो चीज़. और इसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किसको होता है? हमारी धरती को होता है. जो बनाता है उसको होता है और जो पहनता है उसको भी होता है. हर एक जन को इसकी इफ़ेक्ट होती है. एक एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं तो एक टी शर्ट पे 2000 लीटर पीने का पानी बर्बाद होता है. 2000 liters of water gets destroyed in just one t-shirt from land. जब से वो उगाया जाता है और जब तक कि वो हमारे हाथ में आता है, तब तक 2000 लीटर पीने का पानी, अगर आप एक मैथ करें तो हर दिन 10 लीटर से ज़्यादा पीने का पानी हमें नहीं चाहिए होता है, खाना पीना हर तरीके से. अगर उसका आप डिवीजन करें तो आप सोचिए कि कितना ज़्यादा कपड़ा इस चीज़ के अंदर बर्बाद किया जाता है. तो यही सपना था जो मैं गीता से मिली थी दसरा में. हमने एक सोशल लीडरशिप प्रोग्राम किया था और उसमें मेरी और गीता की मुलाकात हुई थी. हमने 1 साल का हार्वर्ड का प्रोग्राम किया था उसके अंदर, और उसमें मैंने शेयर किया था ये विजन गीता के साथ में, क्योंकि मेरा काम ही इसी अंदर था. और मैं चाहती थी इस चीज़ को रिवाइज करना. आई वॉज ऑल्सो रीडिंग गांधी जी की, उनकी बायोग्राफी पे मैं पढ़ रही थी, और गांधी जी ने इस चीज़ को रिकग्नाइज़ किया कि अगर हर गांव में ये काम हो रहा होगा तो हमारा कोई इंसान भूखा नहीं जाएगा और कोई भी इंसान बीमार नहीं पड़ेगा. अगर आप नोटिस करेंगे तो हमारी लैंड जिस तरह से रो रही है, वही उसी तरह से हमारा शरीर भी रो रहा है. अगर आप नोटिस करेंगे तो हम हर एक जन को जानता है जिसको कैंसर हुआ है आज की डेट में. ये 20 साल पहले नहीं था, ये 100 साल पहले भी नहीं था, ये आज है. हर एक जन को एलर्जीज़ की प्रॉब्लम होती है. हर एक जन जानता है कि किसी को एलर्जीज़ की प्रॉब्लम है, हार्मोनल डिस्ट्रप्शन है, रिप्रोडक्टिव इश्यूज़ हैं. रिप्रोडक्टिव इश्यूज़ 30-40 साल पहले सुनने में ही नहीं आती थी कि रिप्रोडक्टिव इश्यूज़ हैं, कि बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा है. बट अब ये हो रहा है. जब हमारी धरती नहीं उपज दे पा रही है, हमारा शरीर भी नहीं उपज कर पा रहा है. तो ये चीज़ की अंडरस्टैंडिंग गांधी जी को बहुत डीप में थी और उन्होंने ये चीज़ कहा. तब से मुझे ये सपना था कि हम किस तरह से गांव-गांव में हैंड स्पिनिंग को, पेटी चरखा को या ऑर्गेनिक कॉटन को किस तरह से हम प्रमोट कर सकते हैं, ताकि गाँव-गाँव में इस चीज़ को उगाया भी जाए, ऑर्गेनिक तरीके से उगाया जाए. तब मैंने गीता जी से ये चीज़ शेयर करी थी और हमारी डिस्कशन हुई थी इस चीज़ के बारे में. एंड शी सेड कि अलाइन किया उन्होंने भी मेरे साथ ये विजन देखा. एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू गीता, टू बी एबल टू सी दैट विजन एंड टू हैव दैट विजन फॉर योर कम्युनिटीज़. और
इस चीज़ में उन्होंने जब मुझे इनवाइट किया तब हमने इनवाइट किए, और भी मुझे हर चीज़ का नॉलेज नहीं था, तो हमने इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को भी बुलाया जिन्होंने हमें हैंड स्पिनिंग सिखाई। माधव जी को हमने कैसे न कैसे ढूंढ के निकाला जो हमें सिखा सकें हैंड स्पिनिंग, क्योंकि ये भूल चुके थे लोग, हैंड स्पिनिंग कैसे करना है, वीविंग कैसे करना है, ये चीज़ लोग भूल चुके हैं। तब इसको वापस किस तरह से लेके आएँ, तो ये सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने कोशिश की कि किस तरह से हम स्टार्ट करें। तो हमने कई गांव में, अलग अलग गांव में हमने जाके असेसमेंट किया कि कहाँ पे ये चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और हमने इसको हैंड स्पिनिंग प्रोसेस को स्टार्ट किया, फिर वीविंग को प्रोसेस को स्टार्ट किया, और आज मुझे कहते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि ये इतने एडवांस लेवल पे चला गया है कि ये इंटरनेशनल सेल्स में भी जा रहा है। अब हमने इसको कई कस्टमर्स को भी दिखाया है, एंड दे आर वेरी वेरी हैप्पी टू सी द क्वालिटी, किस तरह की क्वालिटी बन के आई है, और ये किस तरह से इसकी एक आप देख रहे हैं, इसका भी गिफ्ट हो रहा है। आप इतनी ब्यूटीफुल तरीके से ये चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाए हैं, और जहाँ पे जैसे स्मिता ने मेंशन किया कि हैंड स्पिनिंग का और किसी भी चीज़ का कोई नॉलेज ही नहीं था, और कहाँ से कहाँ तक ये सब आ गए। और सबसे ज़्यादा असर इस चीज़ को कम्युनिटी के लिए होता है। मैंने सोचा कि हम जाएंगे, हम कुछ चीज़ समझाएंगे, सिखाएंगे, पर हम कितना ज़्यादा कुछ सीख के आए हैं। जब हैंड स्पिनिंग प्रोसेस स्टार्ट किया, ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि 70 साल की औरतें इसके साथ में जुड़ेंगी, 60 साल की औरतें, 70 साल की औरतें इसके साथ जुड़ेंगी, जो सोच भी नहीं सकती हैं कि वो कुछ कमाई कर सकती हैं। अगर हम सोचें कि सबसे ज़्यादा हायरार्की में सबसे लोएस्ट कौन होता है, वो एक बूढ़ी औरत घर में होती है, जिनके ना दवाई का, ना कपड़े का, ना किसी भी चीज़ का लास्ट अगर इनकम पहुँचेगी तो उनके पास पहुँचेगी। और जब वो एक औरत कमाती है, और जब हम बैठे हैं और वो एक कहानी बताती है अपनी कि मैं अपने पोते के लिए गिफ्ट खरीद के लेके आई, और उसके आंखों में आंसू आते हैं और मुस्कुराहट आती है, तब लगता है कि हाँ, हमने कुछ अचीवमेंट्स हुई हैं इस चीज़ के अंदर। तो ये ट्रूली, और ग्रीन इकोनॉमी की हम बात करें तो ग्रीन इकोनॉमी अब बोलना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन ने हर चीज़ में केमिकल घुसा दिया है। हमारे इंडिया में कभी भी ये चीज़ नहीं थी, हम हर चीज़ को एकदम नेचुरल तरीके से बनाते थे। तो ये जो चीज़ें हैं, अब हमें ग्रीन इकोनॉमी बोलनी पड़ रही है इस चीज़ को, और दुनिया भी अब रिकग्नाइज कर रही है। कोविड ने हमें दिखाया कि हेल्थ कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सांसें रुक जाती हैं और सांसें जब रुक रुक के आती हैं, तब हमें एहसास होता है कि हमारे जीवन की कितनी महत्व है। जब हम केमिकल्स यूज़ करते हैं तो धरती की सांस नहीं होती है, हम खुद भी सफोकेट होते हैं। अगर आप एक केमिकल को अपने नाक के पास रखेंगे, केमिकल में अगर आप पेंट का एक कमरे में आप खड़े नहीं हो सकते 1 घंटे के लिए भी, तो आप इमेजिन करिए अपने शरीर के ऊपर अगर पूरा केमिकल पहन रखा है, या जो भी जन काम कर रहा है इस चीज़ के ऊपर, उसने अगर वो केमिकल के साथ ही काम कर रहा है, तो उसकी हालत कैसी होगी, क्या दिशा होगी। ऑब्वियसली हम इतने बीमार पड़ेंगे। तो ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हो गई है। अब तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा जोर दे रही है इस चीज़ के ऊपर कि ग्रीन की तरफ हम जाएं। कई कंपनीज तो एकदम कंपलसरी हो गया है कि आपको कई चीज़ें, केमिकल्स आप यूज़ ही नहीं कर सकते हैं। वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा टाइट हो रही है। तो ये फ्यूचर, ये हमारा हमेशा से इंडिया का पास्ट रहा है, और इंडिया हम दिखा सकते हैं दुनिया को कि किस तरह से इस चीज़ को वापस मेन स्ट्रीम में लाया जा सकता है। आज रीड का तो इतना ज़्यादा रीच है, और एकदम रिमोटेस्ट ऑफ एरियाज में जाके आप ये चीज़ कर रहे हो, तो ये, और आपका विजन इतना अच्छा है कि आप लोग एक लाइवलीहुड का भी इतना बड़ा मुहिम उठा के रखा है इसके अंदर। तो इसमें वो सोसाइटी को ना एम्पावर किया है आपने, आप एक एनवायरमेंटल एजेंडा भी आपने एक ले रखा है इस चीज़ के अंदर। सो इट्स अ वंडरफुल इम्पैक्ट दैट यू हैव क्रिएटेड। एक सोशल इम्पैक्ट है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट है, एनवायरमेंट एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोर्स तो है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट इज़ अ पार्ट ऑफ इट, उसके बगैर कुछ भी नहीं आगे बढ़ता है, क्योंकि सब काम रुक जाता है। बट द ह्यूजेस्ट impact that comes is the society impact, like I said, like how it impacts the communities, how they come together. When I was telling the women कि आप घर जाके काम करिए, तो बोलते हैं नहीं, हमें साथ में बैठ के काम करना है। तो हम पंचायती नहीं करते, हम गलत बातें नहीं करते हैं, हम अच्छी प्रोडक्टिव बातें कर पाते हैं। तो एक मेंटल वेलबींग की भी एक चीज़ आती है इसके अंदर, जो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमने जो ये खादी का प्रोग्राम स्टार्ट किया, इसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं, नॉट ओनली फ्रॉम ट्रेनिंग द वुमेन और
पूरी कम्युनिटी को ट्रेन करना है, उसकी इंपॉर्टेंस समझाना, क्यों ये चीज़ करनी है और क्या इसका वैल्यू है, कौन खरीदेगा। आज भी पूछते हैं हमें कि कौन खरीदेगा, इससे यही है जो चीज़ लोग बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं। एक बार जो ये चीज़ को यूज़ करने लगता है फिर वो दूसरा चीज़ चेंज नहीं करता है। इसके अलावा हमारे पास में चैलेंजेस है रिसोर्सेज के, सोर्स करना, कहीं से कहाँ से हमने इसको सोर्स किया है, क्योंकि अब बनना बंद हो गया है तो इसकी रॉ मटेरियल मिलना भी थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। तो उस चीज़ को वापस रिवाइव करना, किस तरह से हम रॉ मटेरियल्स को लेके आएँ, बहुत सारे सालों से हम इस चीज़ को धीरे धीरे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस चीज़ को। Concluding me, I would like to say that the communities that READ is working with इतनी remote areas में हैं, और हम बहुत सारा बात करें migration का, I think men, women, everybody needs to be included. Nobody should be left alone. Women को जब हम empower करते हैं तो पूरी society empower होती है, but men also need to be empowered to empower the women. Thank you so much.